हेलो नमस्कार। आप सभी का हार्दिक स्वागत है अनुकंपा अध्ययन में। मैं अनुकंपा कुमारी आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो हम देख रहे हैं जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं हिंदी साहित्य से, उन सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। और हमने दिसंबर 2019 का क्वेश्चन पेपर सॉल्व किया है अगले वीडियो में 45 तक, और आज हम करेंगे 46वां प्रश्न से। तो आज हम इस क्वेश्चन पेपर को कंप्लीट कर लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये और छोटा नहीं होगा, तो थोड़ा ये क्वेश्चन लंबा है, तो हम एक एक करके देखेंगे क्या बोल रहा है इसमें। साधारणीकरण की निम्नलिखित स्थापनाओं को उनके प्रतिपादकों से सम्मिलित कीजिए। यानी ये जो कथन दिए गए हैं किसका साधारणीकरण के संबंध में कहा है किसने, तो इसका ऑप्शन नहीं दिखेगा, तो हम एक एक करके देख लेते हैं। रसास्वाद में वासनात्मक तथा स्थिर मनोवृत्तियाँ जिनके द्वारा चरित्र की सृष्टि होती है, साधारणीकरण के द्वारा आनंदमय बना दी जाती है। इसीलिए यह वासना का संशोधन करके उनका साधारणीकरण करता है। तो यह कथन किसका है? तो ये हो जाएगा जयशंकर प्रसाद का। तो ये वाला ये कथन किसका हो जाएगा? जयशंकर तो ये जयशंकर प्रसाद का ये कथन है। अगला है काव्य प्रसंग या रस के समस्त अवयवों का साधारणीकरण मानने की अपेक्षा कभी भावना का साधारणीकरण मानना मनोविज्ञान के अधिक अनुकूल है। तो ये किसने कहा है? तो ये हो जाएगा नगेंद्र का। ये कथन नगेंद्र का हो जाएगा। अगला है लोक हृदय की यह सामान्य अंतर्भूमि परख कर हमारे यहाँ साधारणीकरण सिद्धांत की प्रतिष्ठा की गई है। यह सामान्य अंतर्भूमि कल्पित या कृत्रिम नहीं है। तो ये कथन किसका है? तो ये हो जाएगा रामचंद्र शुक्ल का। ये रामचंद्र शुक्ल का कथन हो जाएगा। और लास्ट देख लेते हैं। जब चमत्कारिक अर्थ मर जाता है तब उस शब्द की रोगोत्तेजक शक्ति भी छिन्न हो जाती है। उस अर्थ की प्रदीप्ति करता है जिससे पुनः रागात्मक संबंध स्थापित हो। साधारणीकरण का यही अर्थ है। तो ये हो जाएगा आपका अज्ञेय द्वारा। ये कथन अज्ञेय ने कहे हैं साधारणीकरण के संबंध में। तो इसका अगर विकल्प देखते हैं तो इसका सही विकल्प हो जाएगा आपका ए। और यहाँ ध्यान रखें कि इसमें कई ऐसे प्रश्न हैं जो बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है, यानी बार बार रिपीट हो रहे हैं। भारत भारती के संबंध में कौन से कथन सही है? भारत भारती की रचना मुसद्द से मद्दो जजरे इस्लाम की प्रेरणा से हुई है। राष्ट्रीय सांस्कृतिक चेतना जगाने में यह कृति विफल रही है। तो बिल्कुल नहीं, ये तो राष्ट्रीय सांस्कृतिक चेतना जगाने वाली कृति है। गुप्त जी भारत दर्पण के लेखक ब्रजमोहन दत्तात्रेय कैफी से भी प्रभावित थे। इसमें आद्यत भारत की दयनीय स्थिति का वर्णन किया गया है। तो ये इसका सही विकल्प कौन सा हो जाएगा? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ए और सी। भारत भारती की रचना मुसद्द से मद्दो जजरे इस्लाम की प्रेरणा से हुई है और गुप्त जी भारत दर्पण के लेखक ब्रजमोहन दत्तात्रेय कैफी से प्रभावित थे। तो ये दोनों कथन भारत भारती के संबंध में सही हो जाएंगे। अगला प्रश्न है हिंदी में नोवेल के अर्थ में उपन्यास पद का प्रथम प्रयोग किसे किया गया था? महावीर प्रसाद द्विवेदी, भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रताप नारायण श्रीवास्तव या बालकृष्ण भट्ट। तो नोवेल के अर्थ में उपन्यास पद का प्रथम प्रयोग किसने किया था? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा भारतेंदु ने। और इसका अगर रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़े हैं तो उसने एक बात कही थी कि हमें आश्चर्य की बात है कि आधुनिक काल जो है
वो गद्य की जो विधा हुई थी शुरू, वो नाटक से मानी जाती है। तो नाटक और जो आधुनिक काल जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र, आधुनिक काल का शुरुआत भारतेंदु हरिश्चंद्र से ही माना जाता है। और उसी के काल में नाटक, उपन्यास, तो कई विधाएं उसी समय से शुरू हुई थी। तो नोबेल का अर्थ जो है उपन्यास पद का प्रथम प्रयोग भारतेंदु हरिश्चंद्र ने ही किया था। अगला प्रश्न है, संज्ञा अथवा सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य की किसी दूसरे वाक्य के साथ प्रकाशित होता है उसे क्या कहते हैं? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा संबंध सूचक। संज्ञा अथवा सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य के किसी दूसरे शब्द के साथ प्रकाशित होता है तो उसे हम संबंध सूचक कहते हैं। प्रेमचंद्र की किन कहानियों में देशी रियासतों के राजाओं का चरित्र और वहाँ चलने वाली राजनीतिक गतिविधियों का चित्रण मिलता है? तो किन किन कहानियों में मिलता है? तो इसका सही विकल्प नीचे कोट में आपको बताना है। तो 50 का सही विकल्प हो जाएगा सी, ए और सी। रियासत का दीवान, शतरंज के खिलाड़ी, ये दोनों कहानियों में देशी रियासतों के राजाओं का चित्रण मिलता है। आनंदवर्धन ने किस काव्य को ध्वनि कहा है जिसमें शब्द और अर्थ दोनों अपना महत्व बनाए रखकर अर्थ प्रतिपादन करे? बी, जिसमें शब्द की सत्ता गौण और अर्थ की सत्ता प्रमुख हो। सी, जहाँ शब्द और अर्थ दोनों अपने अर्थ का उत्सर्जन कर व्यंग्यार्थ को अभिव्यक्त करे। डी है, जहाँ अर्थ की सत्ता गौण और शब्द की सत्ता प्रधान हो। तो सही विकल्प कौन सा हो जाएगा ध्वनि के संबंध में? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा सी, जहाँ शब्द और अर्थ दोनों अपने अर्थ का उत्सर्जन कर व्यंग्यार्थ को अभिव्यक्त करें। अगला प्रश्न, निम्नलिखित क्रांतिकारी कविताओं को उनके रचनाकारों के साथ सम्मिलित करिए। तो कविता दी गई है और रचनाकार से सम्मिलित करना है। वीरों का कैसा हो बसंत, तो किसका हो जाएगा? कैदी और कोकिला, जवानी, हिमाद्री, तुंग, श्रृंग से। तो हम इसका विकल्प देख लेते हैं। विकल्प वीरों का कैसा हो बसंत, ये हो जाएगा आपका सुभद्रा कुमारी चौहान की। कैदी और कोकिला, ये माखनलाल चतुर्वेदी। जवानी, जयशंकर प्रसाद। हिमाद्री, जयशंकर प्रसाद नहीं। वीरों का कैसा हो बसंत, ये सुभद्रा कुमारी चौहान। हिमाद्री तुंग श्रृंग से, ये हो जाएगा जयशंकर प्रसाद का। कैदी और कोकिल, ये माखनलाल चतुर्वेदी। तो अगर ये तीनों से कौन सा विकल्प सही दिख रहा है? तो आपका सी, एक का पाँच किस में है? तो इसमें दिख रहा है सी में। उसके बाद कैदी और कोकिला माखनलाल चतुर्वेदी। और जवानी, ये बालकृष्ण शर्मा का हो जाएगा, बालकृष्ण शर्मा नवीन की। और हिमाद्री तुंग श्रृंग से, ये जयशंकर प्रसाद का। तो इसका सही विकल्प किस में हो जाएगा? सी। तो इसी तरह करके अगर एक दो सुमेलित से संबंधित अगर प्रश्न है, अगर एक दो चीज़ें अगर आपको पता हो तो लगभग क्वेश्चन सही ही लग जाता है। अगला है, पीछे लगा जाई था लोग वेद के साथी, आगे थे सदगुरु मिलिया दीपक दिया हाथी। उपयुक्त पंक्तियों में कबीर कहना क्या चाहते हैं? कि लोक और वेद का अनुसरण करने के कारण मैं परमात्मा से दूर था। लोक और वेद की रूढ़िवादिता ने परम तत्व के अभिज्ञान का मार्ग प्रशस्त किया। सद्गुरु के ज्ञान रूपी प्रकाश से मैंने परमात्मा का साक्षात्कार किया। सद्गुरु ने दीपक थमाकर संसार में भटकने के लिए छोड़ दिया। तो इसका सही विकल्प कौन सा हो जाएगा? तो ये पंक्तियों में क्या कहा गया है इसे समझना है कि पीछे लगा जाई था लोग वेद के साथ, यानी वेद और जो वेद ग्रंथ जो भी हैं इनके पीछे सब लगे हुए थे। आगे थे सद्गुरु मिलिया, यानी आगे में सद्गुरु मिला, उसके बाद दीपक दिया हाथी। यानी जो सभी को लग रहा था कि वेद वगैरह में पढ़ने से परमात्मा का मिलन होता है, तो कबीर कहना चाहते हैं कि ऐसा कुछ नहीं। जब तक गुरु आपको
जब उसे गुरु से भेंट हुआ तभी उसे लगा कि अब हमें परमात्मा का साक्षात्कार हो जाएगा, और उसी ने गुरु ने ही हमें परमात्मा का साक्षात्कार कराया है, ना कि वेद आदि ग्रंथ ने। तो इसका सही कथन कौन सा हो जाएगा? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा आपका ए और सी। तो इस किस में है ए और सी? तो इसका बी सही हो जाएगा कि लोक और वेद का अनुसरण करने के कारण मैं परमात्मा से दूर था और सद्गुरु के ज्ञान रूपी प्रकाश से मैंने परमात्मा का साक्षात्कार किया। अगला है अंधेर नगरी नाटक का अंतिम दृश्य कौन सा है? तो इसका अंतिम दृश्य शमशान हो जाएगा, जहाँ राजा फांसी पे चढ़ता है। अंधेर नगरी चौपड़ राजा, जो एक प्रहसन नाटक है भरतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा रचित, और इसका अंतिम दृश्य जो है वो शमशान है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास ऐतिहासिक सांस्कृतिक उपन्यास नहीं है? तो कौन कौन सा उपन्यास जो है ऐतिहासिक सांस्कृतिक उपन्यास के अंतर्गत नहीं आता है? बाणभट्ट की आत्मकथा, पुनर्नवा, वैशाली की नगरवधू, टेढ़े मेढ़े रास्ते। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा सी, टेढ़े मेढ़े रास्ते। ये ऐतिहासिक सांस्कृतिक उपन्यास के अंतर्गत नहीं आते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी की नहीं है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा मगही। प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से निम्नलिखित काव्यकृतियों का सही अनुक्रम बताना है। तो यहाँ काव्यकृति दिया गया है और जितने भी ये सारे काव्यकृति छायावाद का ही अंतर्गत रचा गया है। तो देख लेते हैं कि रचना प्रकाशन वर्ष स्वप्न। इसका मैं लास्ट का 2 अंक ही लिखना चाहूँगी, क्योंकि ये सारी रचनाएं 1900 में रचा गया है। और तो स्वप्न किसकी रचना है? तो पहले देख लेते हैं, ये 1929 की रचना है राम नरेश त्रिपाठी के। साकेत ये मैथिली शरण गुप्त 1931 की रचना है। पल्लव ये हो जाएगा सुमित्रा नंदन पंत 1926 की रचना, और आंसू जयशंकर प्रसाद की रचना है, और ये 1925 की रचना है। तो स्वप्न किसकी रचना थे? 1929 की राम नरेश त्रिपाठी का। साकेत मैथिली शरण गुप्त 1931 में। पल्लव सुमित्रा नंदन पंत 1926, और आंसू 1925 में जयशंकर प्रसाद का। तो सबसे पहले कौन आ जाएगा? तो सबसे पहला अगर हम देखें तो आ जाएगा आपका आंसू। आंसू किस में है? तो सी नंबर आपका सही हो जाएगा। आंसू, पल्लव, स्वप्न और साकेत ये तीनों सही हो जाएंगे, मतलब इसका सही विकल्प हो जाएगा। इनके प्रकाशन वर्ष आप ध्यान में रखें। सर्वसुख नाटक नामक अग्रवाल बनिया की कथा किस उपन्यास में उल्लेखित है? तो ये लगभग कई बार प्रश्न पूछे गए हैं। देवरानी जेठानी की कहानी, वामा शिक्षक, भाग्यवती या निसहाय हिंदू। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ए, देवरानी जेठानी की कहानी। निम्नलिखित आत्मकथाओं को उनके लेखकों के साथ सुमिलित कीजिए। तो ये रचना है आत्मकथा और उनके लेखक के साथ। तो देख लेते हैं। हाथ से ये हो जाएगा रमनिका गुप्ता। मुड़ मुड़ कर देखता हूँ ये हो जाएगा आपका राजेंद्र यादव। शिकंजे का दर्द ये आ जाएगा सुशीला टागभौरे। जूठन ओम प्रकाश वाल्मीकि। तो इसका सही विकल्प किस में दिख रहा है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा आपका सी। धर्मवीर भारती के संदर्भ में क्या सही नहीं है? तो इसमें से आपको सही नहीं पता करना है। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ए, वे व्यक्ति स्वतंत्र के विरोधी कवि हैं। तो बिल्कुल नहीं, विरोधी कवि ऐसा अभी तक कोई रचनाकार नहीं है जो व्यक्ति की स्वतंत्रता नहीं चाहते हों। तो इससे भी आप तुरंत इसका
इसे समझ सकते हैं कि व्यक्ति स्वतंत्र के विरोधी कवि तो बिल्कुल नहीं। अगला प्रश्न है, प्लेटो के अनुसार एक समर्थ कवि काव्य रचना किस प्रकार करता है? तो प्लेटो के अनुसार आप बता सकते हैं 61 का। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ए, किसी सचेष्ट कलात्मक प्रेरणा की अपेक्षा दैवी शक्ति से प्रेरित और अभिभूत होकर। तो प्लेटो का कहना है कि जो कवि होते हैं वो किसी दैवी शक्ति से प्रेरित होकर वो रचना करते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से दलित जीवन पर आधारित उपन्यास है। तो कौन कौन सा दलित जीवन पर आधारित उपन्यास है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा बी, धरती धन अपना और यथा प्रस्तावित, ये दोनों सही हो जाएंगे। अपने काव्य सिद्धांत की निर्मित के लिए किस पाश्चात्य आचार्य ने सहजानुभूति की अवधारणा का सहारा लिया है? मैथ्यू अर्नाल्ड, क्रोचे, लॉजाइनस, इलियट। तो किसने सहजानुभूति की अवधारणा का सहारा लिया है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा क्रोचे। आवारा मसीहा किस साहित्यकार की औपन्यासिक जीवनी है? यानी जो आवारा मसीहा है ये उपन्यास है और इस उपन्यास में किस साहित्यकार का जीवनी वर्णित है? और ये लगभग कई बार प्रश्न रिपीट हुए हैं। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा शरतचंद्र। अस्मितामूलक विमर्श को किस साहित्यिक पत्रिका ने सर्वाधिक संवर्धित किया है? वर्तमान साहित्य ने, वांगार्थ ने, हंस, दस्तावेज ने। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा हंस। प्रकाशन काल की दृष्टि से भीष्म साहनी के नाटकों का सही अनुक्रम। तो इसमें जितने भी नाटक है ये भीष्म साहनी का है और इसका सही अनुक्रम बताना है। तो ये ध्यान रखें कि जो भीष्म साहनी का पहला नाटक है वो हनुष था और इसका सही अनुक्रम यही हो जाएगा। तो देख लेते हैं इसका प्रकाशन वर्ष। हनुष ये हो जाएगा 1977 की नाटक, और माधवी ये हो जाएगा आपका 1984 की। रंग दे बसंती चोला ये हो जाएगा आपका 1996 और आलमगीर ये 1999। तो इसका सही क्रम ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है स्थापना और तर्क से संबंधित। तो स्थापना दिया गया है, आधुनिकता एक अनवरत और अंतहीन प्रक्रिया है। तर्क है क्योंकि प्रत्येक परिवर्तन एक संशयों, सिद्धांतों और संभावनाओं को जन्म देता है। तो 67 का सही आंसर क्या हो जाएगा? आधुनिकता एक अनवरत और अंतहीन प्रक्रिया है क्योंकि प्रत्येक परिवर्तन नए संशयों, सिद्धांतों और संभावनाओं को जन्म देता है। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा बी, दोनों सही हैं। अब एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जब स्थापना और तर्क दिया हो और स्थापना और तर्क को जब दोनों को साथ में पढ़ते हैं तो दोनों एक से मतलब मिलता जुलता लग जाता है। यानी इसमें कोई समझने में कोई दिक्कत आसानी से समझ में आ जाती है। और दोनों शब्दों जब दोनों वाक्यों को मिलाते हैं तो पढ़ने में एक अच्छा सुनने में लगता है ऐसा। यानी दोनों लग रहा है कि हाँ एक दूसरे का क्वेश्चन आंसर दे रहा है। जमीन पक रही है किसकी कविता संग्रह है? नागार्जुन की, नरेश मेहता, केदारनाथ अग्रवाल, केदारनाथ सिंह। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा केदारनाथ सिंह की। निम्नलिखित में से हिंदी के यात्रा वृत्तांत है, तो इनमें से कौन सा यात्रा वृत्तांत है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ए, बी और डी। यानी अरे आया बर रहेगा याद, जिनकी याद हमेशा रहेगी। तो ये दोनों यात्रा वृत्तांत। अगला है, निम्नलिखित विचारधाराओं को उनके संबंध लेखकों से सुमिलित कीजिए। तो यहाँ विचारधारा दिया है और लेखक, यानी मार्क्सवाद से संबंधित कौन है? अस्तित्ववाद से, मनोविश्लेषणवाद, उत्तर आधुनिकतावाद। तो मार्क्सवाद से एंगेल्स, अस्तित्ववाद कॉफका, मनोविश्लेषणवाद से ये हो जाएगा आपका युंग, और उत्तर आधुनिकता से रोला पार्थ। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ए।
अगला है निम्नलिखित मिथकीय कविताओं को उनके कवियों के साथ सम्मिलित करना है। तो जितनी भी कविताएं हैं ये मिथकीय कविताएं हैं, तो इनका विकल्प देख लेते हैं। प्रमथयुग गाथा, जय भारत, आत्मजयी, संशय की एक रात। तो इतना ध्यान रखें कि संशय की रात ये हो जाएगा धर्मवीर भारती, आत्मजयी कुंवर नारायण, संशय की एक रात ये हो जाएगा आपका नरेश मेहता। तो इसका सही विकल्प किस में दिख रहा है? तो ये ए में दिख रहा है। तो प्रमथयुगाथा किसका है? धर्मवीर भारती का। जय भारत ये हो जाएगा आपका मैथिली शरण गुप्त, आत्मजयी कुंवर नारायण, संशय की रात नरेश मेहता। इसका सही विकल्प हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन से कथन रामविलास शर्मा के हैं? साहित्य की प्रचारात्मकता का प्रश्न सामाजिक जीवन की यथार्थता की कसौटी पर हल किया जा सकता है। वास्तविक जीवन तथ्यों को ओझल रखकर श्रेष्ठ साहित्य की रचना की जा सकती है। पिछली संस्कृति से नाता तोड़कर हवा में नई संस्कृति को जन्म नहीं दिया जा सकता। अतीत के बिना भी वर्तमान को समझा जा सकता है। तो इसका सही विकल्प कौन सा हो जाएगा? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा आपका ए और सी इसका सही विकल्प कूट हो जाएगा। ये रामविलास शर्मा का सही कथन हो जाएगा। क्या कह रहे हैं कि साहित्य की प्रचारात्मकता का प्रश्न सामाजिक जीवन की यथार्थता की कसौटी पर हल किया जा सकता है। सी है पिछली संस्कृति से नाता तोड़कर हवा में नई संस्कृति को जन्म नहीं दिया जा सकता। तो ये दोनों कथन रामविलास शर्मा के हैं। अगला है कि आलोचना ग्रंथों को उनके लेखकों के साथ सम्मिलित करना है। तो विकल्प देख लेते हैं। कमायनी एक पुनर्विचार ये हो जाएगा आपका मुक्तिबोध की, अधूरे साक्षात्कार नेमीचंद्र जैन, इतिहास और आलोचना ये हो जाएगा कमायनी एक पुनर्विचार, मुक्तिबोध, अधूरे साक्षात्कार नेमीचंद्र जैन, इतिहास और आलोचना इसका हो जाएगा नंबर सी। प्रेमचंद्र और उनका युग ये हो जाएगा आपका रामविलास शर्मा। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ए। अगला प्रश्न है राम तुम मानव हो ईश्वर नहीं हो क्या, विश्व में रमे हुए नहीं सभी कहीं हो क्या, तब मैं निरीश्वर हूँ ईश्वर क्षमा करे, तुम न रमो तो मैं मन तुम में रमा करे। आधुनिक दृष्टिकोण से प्रेरित मैथिली शरण गुप्त ने राम के विषय में यह काव्योक्ति किस काव्य ग्रंथ में लिखी है? पंचवटी, साकेत, नहोस, विष्णुप्रिया। तो 74 का सही विकल्प हो जाएगा आपका बी साकेत। अगला प्रश्न है श्रद्धा और ईरा से संबंधित मुक्तिबोध के सही कथन कौन से हैं? तो इसका सही विकल्प है सी और डी इसका सही हो जाएगा। ईरा बुद्धिवाद का प्रतीक है, श्रद्धा में आत्मबद्ध भावुकता का अभाव है। तो ये दोनों सही हो जाएंगे। अगला प्रश्न भरत द्वारा निर्दिष्ट सात्विक भावों को इनमें से कौन सा समूह सही है? तो इनका जो सात्विक भाव है, निर्दिष्ट सात्विक भावों का क्रम बताना है, कौन सा सही है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा सी बेपथु, बेवर्ण्य, अश्रु, रोमांच और स्तंभ। ये इसका सही क्रम हो जाएगा, यानी समूह का सही क्रम। क्रम नहीं, मतलब इसमें अलग अलग चीज़ें भी दिया हुआ, तो इसका सही समूह यानी बेपथु,
वैवर्ण्य, अश्रु, रोमांच और स्तंभ, ये इसका सही समूह है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित काव्य हैं। कौन कौन सा जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित काव्य हो जाएंगे? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा बी, उर्वशी चंपू काव्य और झरना, ये दोनों जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित काव्य हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा निबंध रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित नहीं है? तो रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित निबंध नहीं है, तो इसका सही विकल्प हो जाएगा बी, सौंदर्य बोध और शिवत्व बोध, ये निबंध रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित नहीं है। उर्वशी के तृतीय अंक के आधार पर कौन से कथन सही हैं? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा बी, ए और डी। तो ए में क्या है, शक्तिशाली और दुर्धर्ष पुरुष भी सुंदरियों के कटाक्ष से आहत हो जाते हैं। डी है, प्रोर्बा के अनुसार मर्त्य मानव को देवता कहा जा सकता है, तो ये दोनों सही हैं। निम्नलिखित में से विदेशी परिवेश पर आधारित कौन से उपन्यास नहीं हैं? तो विदेशी परिवेश पर आधारित उपन्यास नहीं है, बताना है। परिशिष्ट, चक्रव्यूह, वेदीन, सफ़र के साथी, इनमें से कौन सा नहीं है? तो 80 का सही विकल्प हो जाएगा बी, पहला और दूसरा, परिशिष्ट और चक्रव्यूह, ये दोनों विदेशी परिवेश पर आधारित उपन्यास नहीं है। शब्द की जिस शक्ति से उसके सांकेतिक अर्थ का बोध हो, वहाँ कौन सी शब्द शक्ति होती है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा अभिधा। निम्नलिखित काव्य पंक्तियों को उनके रचनाकारों के साथ सम्मिलित करना है। तो काव्य पंक्ति दिया गया है और रचनाकार, तो विकल्प देख लेते हैं। तो पंडियो सल सत बखानई, देही बुद्ध वसंत ना जानई, तो ये किसका हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका श्रहपा का। बाहरा बरिस ले कुकर, तो ये जगनिक। बड़ कौशल तो राधे किनल, ये हो जाएगा आपका विद्यापति। और जाति ओछा पाती ओछा, तो ये हो जाएगा रैदास, तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ए। किस आचार्य ने शक्ति, लोक, व्यवहार आदि से प्राप्त निपुणता तथा काव्यज्ञों की शिक्षा प्राप्त कर किया गया अभ्यास को काव्य का हेतु माना है? अभिनव गुप्त, विश्वनाथ, राजशेखर, मम्मट। तो मम्मट ने शक्ति, लोक, व्यवहार आदि से प्राप्त निपुणता तथा काव्यज्ञों की शिक्षा प्राप्त कर किया गया अभ्यास को काव्य का हेतु माना है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित उपन्यासों को उनके संबंध पात्रों के साथ सम्मिलित कीजिए। तो ये उपन्यास है और पात्र दिए गए हैं। तमस का ये हो जाएगा रिचर्ड, राग दरबारी का रंगनाथ, और महाभोज का हो जाएगा सुकुल बाबू, झूठा सच ये हो जाएगा तारा। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा आपका सी। निम्नलिखित ग्रंथों का सही कालक्रम बताना है। तो यहाँ ग्रंथ दिए गए हैं पाश्चात्य काव्य ग्रंथ, और इसका सही क्रम लगाना है। तो सबसे पहला देख लेते हैं इसका एस्थेटिक, ये हो जाएगा 1909, और ये किसका है? क्रोचे का। लिटरेरिया बायोग्राफिया, ये हो जाएगा 1817, और ये किसका है? कॉलरिज का है। द सेक्रेड वुड, ये हो जाएगा आपका 1920, और ये किसके रचना है? ये आपका हो जाएगा T.S. इलियट का। पोएटिक्स, ये जो लास्ट में है, ये आ जाएगा आपका अरस्तु का, और ये कब का है? 384 ईस्वी पूर्व से लेकर 322 ईस्वी पूर्व के बीच में इसकी रचना की गई है, जो कि अरस्तु का जन्म काल के आधार पर ही इसे
रख सकते हैं। इसका जो परफेक्ट रचना है, रचना वर्ष ये मतलब नहीं दिया गया है। तो ईसवी पूर्व से या लगभग अगर आप देख सकते हैं पाश्चात्य काव्य का प्लेटो, इनकी रचना काल के बारे में सही समय नहीं बताया गया है, यानी रचनाकार के जन्म के आधार पर ही उसकी रचना को माना जाता है। तो इसका सही अनुक्रम कौन सा हो जाएगा? सबसे पहले आ जाएगा पोएटिक्स। तो किस में है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा बी। ना खास हिंदी ना खास उर्दू, जवान गोया मिली जुली हो, उपयुक्त कथन किसका है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ए, शिव प्रसाद सितारे हिंद। शिव प्रसाद सितारे हिंद का। उर्वशी पर लिखी गई किसकी समीक्षा से विवाद उत्पन्न हो गया था? उर्वशी के संबंध में किसी ने समीक्षा लिखा है और उससे विवाद उत्पन्न हो गया है, तो किसने? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा भगवत शरण उपाध्याय की समीक्षा से विवाद उत्पन्न हो गया था। अगला प्रश्न, दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला, तरु शिखा पर थी अब राजती, मलिनी कुल बल्लभ की प्रभा। इन पंक्तियों का आशय क्या है? तो नीचे विकल्प दिया गया है। सूर्य अस्त हो गया था, आसमान में लालिमा फैलने लगी थी, चिड़िया अपने नीड़ों में विश्राम कर रही थी, पेड़ों की फुनगियों पर सूरज की आखिरी किरणें विराजमान थी। तो इसका सही विकल्प है बी और डी, यानी आसमान में लालिमा फैलने लगी थी और पेड़ों की फुनगियों पर सूरज की आखिरी किरणें विराजमान थी। तो इस कविता के जो पंक्तियां हैं, दिवस का अवसान समीप था, यानी आसमान जब दिवस का अवसान यानी उसका जो अंधकार रात होने की जो समय होती है शाम से पहले, उसके बारे में बोल रहा है। गगन था कुछ लोहित हो चला, जब आप सूर्य अस्त होने वाला होता है तो गगन जो होता है थोड़ा सा लाल दिखने लग जाता है। तरु शिखा पर थी अब राजती, कमलिनी कुल बल्लभ की प्रभा। तो जो सूरज की किरणें थी तरु शिखा पर यानी पेड़ों की फुनगियों पर सूरज की आखिरी किरण यानी बल्लभ की प्रभा विराजमान थी। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा बी और डी। द्विवेदी योगीन कविता की मुख्य प्रवृत्तियाँ क्या रही हैं? समाज सुधार, गीति काव्य की प्रचुरता, स्वच्छंदता, इतिवृत्तात्मकता। इसका सही विकल्प हो जाएगा डी, सी और डी, स्वच्छंदता और इतिवृत्तात्मकता द्विवेदी योगीन कविता की प्रमुख प्रवृत्तियाँ रही हैं। अगला क्वेश्चन और आज का आखिरी प्रश्न है, कवि के भार को बहुत बड़ा बताते हुए किस आचार्य ने कहा है कि ऐसा ना कोई शब्द है, ना अर्थ, ना न्याय और ना कला जो काव्य का अंग ना बन सके? राजशेखर, भामा, दंडी, आनंदवर्धन। तो किस आचार्य ने बताया है? यानी कवि के भार को बहुत बड़ा बताते हुए किस आचार्य ने कहा है कि ऐसा ना कोई शब्द है, ना अर्थ है, ना न्याय और ना कला जो काव्य का अंग ना बन सके? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा भामा। तो हमारा यहाँ तक 2019 का जो क्वेश्चन पेपर है दिसंबर का, वो हमने कंप्लीट कर लिया है। और इसमें जो बोध से संबंधित प्रश्न होते हैं उसे हम नहीं कर रहे हैं, और वो लगभग बहुत आसान प्रश्न होते हैं। अगर आप उसे एक बार अच्छे से पढ़ लें तो आसानी, जब पढ़ें तो आप कहीं और ध्यान ना रखें, पढ़ने में ही रखें, तो आपको सारे प्रश्न को समझ में आ जाएंगे। तो हम मिल देंगे अगले वीडियो में, और अगला जो हमारा वीडियो होगा वो जून 2019 का क्वेश्चन पेपर से संबंधित लेकर आएंगे क्वेश्चन पेपर, उसे सॉल्व करेंगे। तो चलते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि हम आपके लिए इम्पोर्टेंट जो एग्ज़ाम से संबंधित चीज़ें हैं उसे लाएं और मुझे भी अच्छा लगे। तो इसे जितना हो सके आप शेयर करें, ताकि हमारा जो चैनल का जो डिमांड है वो पूरा हो जाए। और हम आप लोगों के लिए हम ऐसे जितने भी चीज़ें हमारा नोट्स लगभग कंप्लीट हो चुका है, और हमने नेट क्वालिफाई किया है उसी के द्वारा, और कुछ चीज़ें जो इम्पोर्टेंट है नए एग्ज़ाम को देखते हुए उससे संबंधित हम क्वेश्चन पेपर बना रहे हैं।
और कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो आप जितना जल्दी हो सके इतना इसकी जो डिमांड है इसे पूरा करने में हमारे मदद करें। और हमें एक इम्पोर्टेंट चीज़ बताना चाहते हैं कि नेट का एग्ज़ाम के बाद हम पीजीटी टीजीटी जो असिस्टेंट प्रोफेसर इन सब से संबंधित जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं इनका एमसीक्यू ला रहे हैं, इनके बारे में हम देखेंगे। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इसे जितना से जितना हो सके शेयर करें। और तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए